नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिंह। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। पीएम मोदी पहुंच गए इजराइल, ईरान पर हमला रोकेंगे या मिलकर पाकिस्तान को ठोकेंगे, क्या खबर आ गई है आज आपको बताऊंगा। पीएम मोदी के स्वागत में नेतन्याहू ने क्या क्या कर दिया कि दुनिया भर में चर्चा हो रही। पहले 114 राफेल, अब इजराइल से मोदी क्या लाने पहुंचे कि भारत का पैसा बचेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं बचेगा, आज आपको यह भी बताऊंगा। पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बोलकर फंस गए राहुल गांधी। बीजेपी ने गांधी परिवार के कॉम्प्रोमाइज्ड इतिहास की कौन सी फाइल खोल दी भाई। नेहरू से लेकर इंदिरा तक सबको विदेशी सीक्रेट एजेंसियों का एजेंट क्यों बता रही टीम मोदी, क्या राज खुला है आज आपको दिखाऊंगा। पैसे देकर मोदी का एआई समिट बदनाम कराने चली थी क्या कांग्रेस, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस का सच क्या है। इसके अलावा नोटों का पहाड़, सोने के गहने और करोड़ों की जमीन, किसके घर से मिला सामान देखकर दिमाग चकरा गया सबका। साबुन, तेल, कंघा और अंडरगारमेंट के लिए 50 अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी। सरकारी राजा बाबू के शॉकिंग जलवे भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा 11,000 फ्लाइट कैंसिल, लोग घरों में कैद हो गए। कहां इतनी बर्फ गिर गई कि 153 साल में ऐसा नहीं हुआ था। घरों की बत्ती गुल, ऊपर से भयंकर बर्फ गिर रही। सबसे ताकतवर देश ने क्यों घुटने टेक दिया, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी, आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा जानवर है जो पानी में 2 घंटे तक सांस रोककर भी जिंदा रह सकता है। पाठशाला की पहली क्लास, पीएम मोदी पहुंच गए इजराइल, ईरान पर हमला रोकेंगे या मिलकर पाकिस्तान को ठोकेंगे, क्या खबर आ गई है। पीएम मोदी के स्वागत में नेतन्याहू ने क्या क्या कर दिया कि दुनिया भर में चर्चा हो रही। पहले 114 राफेल, अब इजराइल से मोदी क्या लाने पहुंचे कि भारत का तो पैसा बच जाएगा लेकिन पाकिस्तान नहीं बच पाएगा, आज इसके बारे में पहला चैप्टर खोल रहा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल जाते ही धूम मचा दी है। वहां की सरकार, वहां की संसद, पूरा इजराइल नरेंद्र मोदी के स्वागत में बिछा हुआ है। आप तस्वीरें देखिए बॉस, वहां संसद में मोदी के लिए ताली बज रही है। आप सोचिए बॉस, भारत की संसद में आपने मोदी मोदी सुना होगा, इजराइल की संसद में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। दुनिया भर की नजर मोदी और नेतन्याहू पर है कि दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के इस दौरे की गजब चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी उस वक्त इजराइल गए हैं जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बंदूक ताने बैठे। जिस इलाके में नरेंद्र मोदी गए हैं, लड़ाई उसी इलाके में होनी है बॉस एक तरीके से। लेकिन नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से सांसें तो पाकिस्तान की भी अटकी हुई है क्योंकि इजराइल और भारत दोनों पाकिस्तान के लिए काल है। इजराइल से नरेंद्र मोदी ऐसा क्या ला रहे हैं कि भारत का पैसा बचेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं बचेगा, आज आपको बताऊंगा। क्योंकि पहले फ्रांस के साथ राफेल वाली डील हुई और अब सीधे मोदी इजराइल पहुंच गए, तो कयास वही लग रहे हैं कि कोई बड़ा खेल होने वाला है। आज इसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। नरेंद्र मोदी के इजराइल जाते ही कैसे कांग्रेस को भयंकर आग लग गई है। प्रियंका वाड्रा गाजा के लिए बोलने लगी, राहुल गांधी फिर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ नई थ्योरी ले आए। ये सब भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए कैसे इजराइल में मोदी मोदी और भारत भारत हो रहा है। बहुत पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जलवा दिखा है उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी खबर बता दूं। Wonderful leader. I know. It's because of you. Welcome, my friend. My friend. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इजराइल की संसद में मौजूद हैं। इजराइल की संसद में पीएम मोदी का जैसा स्वागत हुआ, भाई दुनिया दंग है। यहां लोगों को आज रात नींद नहीं आएगी, इंडी गठबंधन वालों को।
नरेंद्र मोदी के आते ही इजराइल की संसद में मोदी मोदी के नारे लगने लगे हैं। वहां के सांसद अपनी अपनी सीट से खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी तालियां बज रही थीं जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आप एक भारतीय के तौर पर भूल जाइए आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, सपा के सपोर्टर हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं या बीजेपी के सपोर्टर हैं, सब भूलकर एक बार देखिए कि अपने भारत के प्रधानमंत्री का कैसा रौला है, कैसा जबरदस्त वेलकम हुआ है इजराइल की संसद में और कैसे तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं इजराइल की संसद में। एक बार देखिए बॉस इसको। ये आज की डेट में भारत की पहचान है बॉस। विदेश में दूसरे देश की संसद में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को इजराइल का ग्रेट फ्रेंड बताया, भारत इजराइल दोस्ती का चैंपियन बताया, ग्लोबल लीडर बताया। सुनिए नेतन्याहू को उन्होंने इजराइल की संसद में पीएम मोदी के तारीफ में कैसे पूरी लाइन बिछा दी तारीफ करने वाले शब्दों की। A great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance, and a great leader on the world stage. Welcome to Jerusalem, my dear friend, Prime Minister Narendra Modi, and your distinguished delegation. Welcome to Jerusalem. आप सोचिए नेतन्याहू खुद अपनी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि दुनिया के इस मंच के बड़े नेता नरेंद्र मोदी हमारे पास आए हुए हैं, हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी आए हुए। ये इजराइल के संसद के अंदर पीएम मोदी का जलवा, लेकिन इससे पहले कम रौला नहीं दिखा है बॉस। पीएम मोदी जैसे ही इजराइल पहुंचे, भाई साहब स्वागत हुआ है। उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछा हुआ था। प्रोटोकॉल तोड़कर खुद इजराइल के पीएम नेतन्याहू पहुंच गए वहां एयरपोर्ट कि मेरा दोस्त आया हुआ है भाई, मैं जाऊंगा रिसीव करने। पीएम मोदी के स्वागत में नेतन्याहू इतने उत्सुक थे कि वो ठीक प्लेन की एकदम सीढ़ी के पास जाकर खड़े हो गए और जैसे ही पीएम मोदी उतरे तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इजराइल के पीएम की पत्नी सारा भी वहां मौजूद थी। जब वो पीएम मोदी से मिली तो उस वक्त इजराइल के पीएम ने पीएम मोदी के पॉकेट स्क्वायर के रंग की तरफ इशारा किया कि आप जो पॉकेट में ये भगवा रंग का रुमाल रखे हुए हैं, मेरी पत्नी जो ड्रेस पहनी है वो भी तो सैफरन है। तो वहां देखिए किस तरह से बातचीत हुई है दोनों। You see what you want? Look at it. Let's see. Good to see you. Move right over there. Oh. This is good. Wow. You see what you want? This is, look at the color. Thank you. I'm so happy. And I miss India. Welcome back. So, wonderful country. You're the wonderful I leader. cannot, I know. It's because of you. It was wonderful. And welcome, my friend. नेतन्याहू की पत्नी कह रही है कि भारत जबरदस्त देश है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये बहुत जबरदस्त नेता हैं पीएम मोदी। नेतन्याहू और पीएम मोदी की जबरदस्त केमिस्ट्री का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। जब पीएम मोदी का इजराइल में प्लेन लैंड हुआ तो पीएम मोदी के बाहर आते ही इजराइल के पीएम ने दूर से ही उन्हें नमस्ते कहते हुए उनका कैसे स्वागत किया। आप ये तस्वीरें देखिए, नेतन्याहू इतने एक्साइटेड लग रहे हैं कि उनका बस चलता तो सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर चले जाते रिसीव करने। इजराइल के एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर वेलकम सेरेमनी आयोजित की गई। पीएम मोदी को मिलिट्री सैल्यूट देकर सम्मानित किया गया। इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट की जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी के सम्मान में कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहां बड़ी संख्या में मिलिट्री पर्सन, डिप्लोमेट सब मौजूद थे। इजराइल के पीएम के न्योते पर पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा पर इजराइल पहुंचे हुए।
पीएम मोदी ने अपने स्वागत के लिए नेतन्याहू का आभार जताया, जिस पर इजराइल के पीएम ने कहा कि आपका स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। फिर हिंदी में पोस्ट किया कि आपका स्वागत है। नेतन्याहू ने कहा कि वो पीएम मोदी के साथ काफी नजदीकी दोस्ती रखते हैं। नेतन्याहू बोले कि हमारी गहरी दोस्ती की झलक भारत और इजराइल के संबंधों में भी दिखती है। पीएम मोदी के इजराइल दौरे की एक बड़ी हाईलाइट यह है कि इस दौरे पर भारत और इजराइल अपने संबंधों को अब नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। भारत और इजराइल के अपने रिश्तों को अपग्रेड करने की खबरें हैं। भारत और इजराइल के बीच स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है, कहा जा रहा है। यह पार्टनरशिप उस लेवल की है जैसे इजराइल के अमेरिका और जर्मनी के साथ संबंध है। पीएम मोदी जब पहली बार जुलाई 2017 में इजराइल गए थे, तब भारत इजराइल के बीच रिश्तों को अपग्रेड किया था। भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी बनी थी। अगर भारत और इजराइल के बीच यह पार्टनरशिप नेक्स्ट लेवल पर जाती है तो इससे दोनों देशों का फायदा होगा। इससे दोनों देशों के बीच डिफेंस, इनोवेशन, सिक्योरिटी में सहयोग और बढ़ जाएगा। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर इजराइल गए। संसद में संबोधन के बाद नेतन्याहू ने पीएम मोदी के लिए प्राइवेट डिनर भी आयोजित किया हुआ। और कल है डील का दिन, जब कल पीएम मोदी और नेतन्याहू भारत और इजराइल के बीच होने वाली डील्स को फाइनल करेंगे। कल पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति से भी मिलने वाले। डील को लेकर इजराइल के पीएम ने बताया कि कल भारत के साथ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स होंगी, जिसमें इकोनॉमी, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी को बढ़ाने वाले समझौते होंगे। यह भी चर्चा है कि भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है। इसके लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का पहला राउंड शुरू भी हो चुका है। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद पीएम मोदी और नेतन्याहू ने द्विपक्षीय वार्ता भी की। इस बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने बताया कि 9 साल बाद इजराइल आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, टैलेंट पार्टनरशिप पर बातचीत हुई। और सबसे अहम बात यह है कि पीएम मोदी और इजराइल के बीच रीजनल डेवलपमेंट्स पर भी बात हुई। और बहुत संभव है कि इसमें ईरान को लेकर तनाव पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी की इजराइल दौरे की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी ऐसे वक्त में इजराइल के दौरे पर गए हैं जब अमेरिका इजराइल के साथ ईरान का तनाव चरम पर पहुंचा हुआ है, जब ईरान पर हमले के लिए ट्रंप ने सबसे बड़ी फौज उतार दी है, जब अमेरिका और ईरान के बीच कल जेनेवा में परमाणु वार्ता होने वाली है। आप देखिए कि इधर पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर गए, उधर अमेरिका ने अपने सबसे घातक फाइटर जेट इजराइल में उतार दिए। अमेरिका के करीब 12 F-22 फाइटर जेट्स इजराइल के एयरबेस पर उतर गए। अमेरिका के इस मूव की पे यह बातचीत तेज हो गई है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को फोड़ने वाले। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन पीएम मोदी के इजराइल दौरे से सबसे ज्यादा डर में पाकिस्तान है, क्योंकि इस दौरे में नरेंद्र मोदी को अपने दोस्त से वो घातक हथियार मिल सकते हैं जो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल को एक बटन दबाते ही हवा में राख करने का दम रखते हैं। अब आप कहेंगे ये तो हमारे पास ऑलरेडी है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन अब मोदी जो ला रहे हैं उससे भारत का पैसा बचेगा और पाकिस्तान नहीं बचेगा। कैसे, आगे बताऊंगा। इजराइल की मीडिया में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि भारत और इजराइल के बीच लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ी डील हो सकती है। भारत के साथ सिर्फ आयरन बीम की ही नहीं बल्कि इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील फाइनल हो सकती है। और यह कैसे काम करता है इसकी तस्वीर आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले दुश्मन के हर वार को नाकाम करने का दम रखने वाले आयरन बीम की खासियत जान लीजिए। देखिए, आयरन बीम को इजराइल की डिफेंस कंपनी ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवा दिया और एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम जैसा ही इसको डिजाइन किया गया है। आयरन डोम जहां मिसाइल से दुश्मन के टारगेट को गिराता है, वहीं आयरन बीम शक्तिशाली लेजर बीम मारती है और टारगेट को ध्वस्त कर देती है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर तक होती है। आयरन बीम से लाइट की स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लेजर बीम फायर होती है। इससे यह दुश्मन के रॉकेट, ड्रोन और कम दूरी की मिसाइल्स को डिटेक्ट होने के बाद पलक झपकने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लेता है। मिसाइल यूज करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में लॉन्च टाइम और फ्लाइट टाइम की जरूरत होती है, लेकिन आयरन बीम टारगेट लॉक होते ही लेजर स्ट्राइक कर देता है। आप देखिए कि आयरन बीम काम कैसे करता है। जैसे ही कंट्रोल रूम दुश्मन की तरफ से आने वाले ड्रोन या रॉकेट को लोकेट करता है कि अरे उधर से ड्रोन आ रहा है, तो एक कमांड आयरन बीम को जाता है। जैसे कमांड गया ये एक्टिव हो गया और आयरन बीम से निकलने वाली लेजर की शक्तिशाली किरणें टारगेट को पलक झपकने से पहले ही मार गिराती है। देखिए कैसे ये आयरन बीम फोड़ देता है। देख रहे हैं, एक तरफ से आप देख रहे हैं कि रॉकेट जैसा कुछ चला, उधर से गोला घूमा आयरन बीम, अब भक से लाइट जैसा कुछ निकला, जाकर मार दिया, भम।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी मिशन सुदर्शन चक्र के तहत अपने एयर डिफेंस को अभेद्य बनाने में जुटे। ऐसे में अगर भारत को इजरायल से आयरन बीम मिल जाए तो भारत का एयर डिफेंस और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आकाश तो हमारे पास है ही है। भारत और इजरायल के बीच आयरन बीम को लेकर होने वाले डील की खबर से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कई बार भारत की सीमा में अपने फूके हुए ड्रोन और रॉकेट दागने की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हवा में मार गिराया। और अगर भारत को इजरायल से आयरन बीम मिल गया तो दुश्मन के एक ड्रोन को मार गिराने में मात्र 100 से 200 रुपया का खर्चा आएगा, जबकि भारत के पास अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है वो टारगेट को इंटरसेप्ट करने में मिसाइल का इस्तेमाल करता है। भिखारी पाकिस्तान का ड्रोन या रॉकेट कुछ हजार रुपए का होता है, जिसे गिराने वाली मिसाइल की कीमत लाखों में होती है। मतलब अब तक हाल यह है कि मच्छर मारने के लिए तोप चलानी पड़ती थी, लेकिन क्या कीजिएगा, जो टेक्नोलॉजी है वही ना यूज कीजिएगा। लेकिन आयरन बीम जो लेजर बीम छोड़ता है उसके एक शॉट का खर्च मात्र 100 से 200 रुपए आता है। यानी चाय नाश्ते के खर्चे में पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो ढेर हो जाएगा। यानी 2 कौड़ी का पाकिस्तान, 2 कौड़ी का उसका ड्रोन, उसको 100-200 रुपया में निपटा दीजिए। सबसे खास बात, आयरन बीम में मिसाइल खत्म होने की टेंशन ही नहीं है भाई। उसमें उस तो लेजर से ना मार रहा है तो रॉकेट आपका मिसाइल कहां खत्म होगा। अगर पीएम मोदी के इजरायल दौरे में आयरन बीम की डील फाइनल हो गई तो एक तरफ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दूर से आने वाले खतरों को रोकेगा, दूसरी तरफ आयरन बीम बॉर्डर के पास मंडराने वाले ड्रोन्स को भून के रख देगा। इसलिए पाकिस्तान भारत के सुदर्शन चक्र से घबराया हुआ है। आप सोचिए, पीएम मोदी अभी इजरायल पहुंचे हैं, वहां पाकिस्तान को आग लगी हुई है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा अगर ये आयरन बीम आ गया। कोई कह रहा है कि ये दोनों तो मिलकर मुसलमानों को मार देना चाहते हैं। तुम यहां भारत में मार रहे हो, उसका कुछ नहीं। पीएम मोदी के इजरायल दौरे में सिर्फ आयरन बीम को लेकर डील होने की ही चर्चा नहीं हो रही। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इजरायल के बीच 90,000 करोड़ से ज्यादा की डिफेंस डील फाइनल हो सकती है। इसमें आयरन बीम जैसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम की डील के अलावा हर्मीज ड्रोन और सैन्य उपकरणों में एआई तकनीक के इस्तेमाल को लेकर बड़ा समझौता हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इजरायल के बीच स्पाइस 1000 गाइडेंस किट, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, आइस ब्रेकर नेवल क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक लोरा मिसाइल के लिए भी एग्रीमेंट हो सकता है। पीएम मोदी के इजरायल दौरे के बीच भारत और इजरायल के बीच एक ऐसे गठबंधन की बड़ी चर्चा हो रही है जिससे पाकिस्तान अलग घबराया हुआ है। दरअसल पीएम मोदी के दौरे से पहले इजरायल के पीएम ने हेक्सागन गठबंधन का प्रस्ताव रखा है। नेतन्याहू ने बताया कि इस गठबंधन के कोर पार्टनर के तौर पर भारत और इजरायल के अलावा ग्रीस और साइप्रस इसमें होंगे। इसके अलावा अरब, अफ्रीका और एशिया के कुछ देश इसमें शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि कट्टरपंथी शिया और सुन्नी संगठनों से निपटने के लिए गठबंधन बनाया जाएगा। इस गठबंधन का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब इजरायल और ईरान में तनाव चल रहा है, जब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के बीच अरब नाटो की चर्चा हो रही है। हालांकि इजरायल के इस प्रस्तावित गठबंधन में भारत शामिल होगा नहीं होगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इस गठबंधन के ऐलान भर से ही पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हूं। पीएम मोदी के दौरे से पहले ही मंगलवार को पाकिस्तान की संसद ने इजरायल के प्रस्तावित गठबंधन के खिलाफ एक प्रस्ताव पास कर दिया। पाकिस्तान ने इजरायल के इस गठबंधन को शांति भंग करने वाला और कुछ देशों को टारगेट करने वाला बताया। पाकिस्तानी नेताओं ने इसे इस्लाम और इस्लामिक देशों की संप्रभुता पर हमला बता दिया। आप सुनिए कि जो गठबंधन अभी बना भी नहीं है उसे लेकर पाकिस्तान कितने तनाव में घूम रहा है। पीएम मोदी के इजरायल दौरे से कैसे पाकिस्तान में खलबली मची, उसका एक और उदाहरण देखिए। पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन ने अपने आर्टिकल में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। पाकिस्तानी अखबार ने बताया कि कैसे भारत ने इजरायल की ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की थी। पाकिस्तान की मीडिया ने यह भी माना कि भारत के इजरायल के साथ अच्छे रिश्ते हैं और खाड़ी देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। भारत ईरान के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाए हुए हैं और अफगानिस्तान के साथ भी बनाए हुए हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज ने भी अपने शो में पीएम मोदी के इजरायल दौरे को पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बता दिया है। वहां की मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा नेतन्याहू के नए गठबंधन को लेकर हो रही है। अब आप सोचिए, यहां इजरायल की संसद में मोदी मोदी के नारे लग गए, वहां मुनीर का बीपी बढ़ गया होगा। पाकिस्तान घबराया हुआ है और उधर पीएम मोदी के दौरे को लेकर इजरायल में गजब का उत्साह है। इजरायली मीडिया भी पीएम मोदी के दौरे को खास कवरेज दे रही है। आप देखिए कि इजरायल के एक बड़े अखबार द यरूशलेम पोस्ट ने फ्रंट पेज पर पीएम मोदी की तस्वीर छापी है और हेडलाइन में लिखा है नमस्ते। ये देखिए, उसका फ्रंट पेज आपको दिखा रहा हूं और भारत के तिरंगे की तस्वीर भी है। अखबार ने लिखा है वेलकम मोदी।
इस तस्वीर को खुद अखबार के एडिटर इन चीफ ने पोस्ट किया और पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बताया। लिखा कि आप भी मेरे साथ पीएम मोदी के स्वागत में जुड़ सकते हैं। इस पोस्ट को पीएम मोदी ने भी शेयर किया और कहा कि जरूर ये एक ऐतिहासिक दौरा है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को मोमेंटम मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान जो हड़का हुआ है, उस पाकिस्तान को दिखाता हूं पीएम मोदी वहां इजराइल की संसद में क्या बोल रहे हैं, सुनिए जरा। Shalom. Namaste. Honorable, as the Prime Minister of India and also as a representative of one ancient civilization addressing another, I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship, respect, and partnership. I thank you, Mr. Speaker, for your kind invitation and for your wonderful gesture of lighting up the Knesset in Indian colors. Your visit to India 3 years ago was the first by a Speaker of the Knesset, and thanks to you, I am the first Prime Minister of India to address this august gathering. Nine years ago, I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. And I'm very happy to be here again, returning to a land to which I have always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens.
like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. Some years ago, when you concluded the Abraham Accords, we applauded your courage and vision. It was a moment of new hope for a long troubled region. Since then, the situation has changed significantly. The path is even more challenging. Yet, it is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace, and stability in this region. Honorable members, in India, there is a great admiration for Israel's resolve, courage, and achievements. Long before we related to each other as modern states, we were linked by ties that go back more than 2,000 years. The book of Esther refers to India as Hodu. The Talmud records trade with India in ancient times. Jewish merchants traveled across sea routes that connected the Mediterranean with the Indian Ocean. They came seeking opportunity and dignity. And in India, they became one of us. Jewish communities have lived in India without fear of persecution or discrimination. They have preserved their faiths and participated fully in society. That record is a source of pride for us. Honorable members,
the Bene Israel of Maharashtra, the Kochini Jews of Kerala, the Baghdadi Jews of Kolkata and Mumbai, and the Bene Menashe of the Northeast have enriched India. In my home state, Gujarat, there is a school set up by a Bene Israeli family, Mr. and Mrs. Best. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद में बोल रहे हैं और आप सोचिए ये वो इजराइल है जहां भारत का कोई प्रधानमंत्री जाने की सोचता नहीं था। नरेंद्र मोदी पहली बार गए 2017 में और अब वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल की संसद में बोल रहे हैं। वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और वो उस संसद में खड़े होकर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भारत खड़ा है इजराइल के ऊपर जो हमास के आतंकियों ने हमला किया, भारत उसकी निंदा करता है। आप सोचिए ये कन्विक्शन वो दिखा रहे हैं जो वो कहते हैं कि आतंकवाद तुम्हारा अलग मेरा अलग, तुम अलग देखो अपने हिसाब से, हम नहीं तुम्हारे साथ, ये नहीं चल सकता। नरेंद्र मोदी ये दुनिया को बता रहे हैं कि देखो मैं डायलॉग की बात करता हूं, भारत डायलॉग की बात करता है, भारत शांति की बात करता है, लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसने जो हमला किया वो आतंकी गतिविधि थी और उन्होंने उसको 26/11 से कंपेयर करके बताया। ये डंके की चोट पर वो कर रहे हैं इजराइल की धरती पर खड़े होकर, इसीलिए दुनिया को बड़ा मैसेज है। लेकिन यहां भारत की धरती पे क्या हो रहा है? पाठशाला में अगला चैप्टर देखिए। पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज बोलकर फंस गए राहुल गांधी। बीजेपी ने गांधी परिवार के कॉम्प्रोमाइज इतिहास की कौन सी फाइल खोल दी? नेहरू से लेकर इंदिरा तक सबको विदेशी सीक्रेट एजेंसियों का एजेंट क्यों बता रही है टीम मोदी? क्या राज खोला? पैसे देकर मोदी का एआई समिट बदनाम कराने चली थी क्या कांग्रेस? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का सच क्या है? अब इसका चैप्टर। राहुल गांधी का पूरा फोकस इस पर है कि कैसे भी करके पीएम मोदी को घेरना है, लेकिन इस चक्कर में बार बार वो कांग्रेस के ही छीछा लेदर करवाते हैं। राहुल गांधी कभी अमेरिका के साथ ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती देते हैं। सोचिए कैसी बात करते हैं कि अगर मोदी में हिम्मत है तो ट्रेड डील रद्द करके दिखाएं। मोदी क्या करें? ट्रंप को फोन करके बोले कि भाई हम ट्रेड डील कैंसिल कर रहे हैं, तो पूछेगा क्यों? तो राहुल गांधी ने मुझे चैलेंज दिया इसलिए कैंसिल कर रहा हूं। कैसी बात करते हैं जी राहुल गांधी? कभी कह देते हैं कि पीएम मोदी की आंखों में डर दिख रहा है। राहुल गांधी के आरोपों पर कांग्रेस के नेता लहालोट भी हो जाते कि बाप रे बाप क्या बोल दिए राहुल जी आप। लेकिन आज सबकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि जो राहुल गांधी कभी कहते हैं कि पीएम मोदी पर दबाव है, पीएम मोदी को चोक कर दिया, पीएम मोदी फंस गए, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, उन पर आज बीजेपी ने भयंकर पलटवार किया है। बीजेपी ने सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि पूरे गांधी नेहरू परिवार को कॉम्प्रोमाइज्ड बता दिया और उसके इतिहास का चैप्टर खोल दिया। बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा तक और राजीव गांधी से लेकर सोनिया तक सभी पर देश हित को कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी क्या क्या कह रही है सुन लीजिए आप। बीजेपी कह रही है कि गांधी परिवार कॉम्प्रोमाइज मिशन के तहत काम करता है। पूरा गांधी परिवार कॉम्प्रोमाइज परिवार है। राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली है, बीजेपी आरोप लगा रही है। इंदिरा गांधी को चुनाव के लिए सीआईए फंड देती थी, केजीबी सूटकेस भर भर के पैसा पहुंचाती थी, भारत सरकार के मंत्री सीआईए के एजेंट थे। ये बीजेपी आज आरोप लगा रही है। बीजेपी के इस पलटवार से कांग्रेस सख्ते में आ गई। कांग्रेस और राहुल गांधी तो यही सोच रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज वाला दाव काम कर रहा है, लेकिन आज लेने के देने पड़ गए। बीजेपी अलग अग्रेसिव मूड में चल रही है। बीजेपी ने जो आरोप लगाए वो किस आधार पर लगाए और नेहरू से लेकर इंदिरा तक के कॉम्प्रोमाइज होने के आरोप का सच क्या है? क्या पैसे देकर मोदी का एआई समिट बदनाम कराने चली थी क्या कांग्रेस? सोशल मीडिया पे जो वीडियो घूम रहे हैं उनका सच क्या है? आज आपको सब बताऊंगा। बीजेपी ने आज एक तरह से कांग्रेस इस कॉम्प्रोमाइज कैंपेन की शुरुआत कर दी। राहुल गांधी और कांग्रेस को उम्मीद नहीं रही होगी कि कॉम्प्रोमाइज वाले आरोपों पर बीजेपी इस लेवल का पलटवार करेगी। कांग्रेस एआई से वीडियो बनाकर पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। आज उसी एआई से बने एक वीडियो को बीजेपी ने शेयर कर दिया और इस वीडियो के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि गांधी नेहरू परिवार का हर सदस्य कॉम्प्रोमाइज्ड था। इस एआई वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है। यह एआई की मदद से बना हुआ एक वीडियो है जिसे बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने शेयर किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर उसी हथियार से पलटवार किया है जिससे कांग्रेस करती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तो सीधा राहुल गांधी पर अटैक किया। पीयूष गोयल ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि बीजेपी ने गांधी परिवार के कॉम्प्रोमाइज्ड इतिहास की कौन कौन सी फाइल खोली। राहुल गांधी यानी कॉम्प्रोमाइज, गांधी परिवार
पूरी तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज्ड परिवार है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लें, वर्तमान देख लें, चाहे उनके भ्रष्टाचार के अलग अलग किस्से हों। राहुल गांधी जी ने एक प्रकार से बड़ी ओछी राजनीति देश और दुनिया के सामने दिखाई है। एक प्रकार से फॉरेन पावर्स के पपेट के रूप में ही इज नथिंग बट अ पपेट ऑफ एंटी इंडिया फोर्सेस। बीजेपी एक के बाद एक वीडियो शेयर करती चली गई, कांग्रेस के कॉम्प्रोमाइज्ड इतिहास का चैप्टर खोल रही है, यह बताती चली गई। यह आरोप लगा रही है कि नेहरू और इंदिरा के दौर में कैसे विदेशी एजेंसियों का दखल भारत में था। बीजेपी ने द मैन हु केप्ट द सीक्रेट्स के हवाले से यह आरोप लगाया। यह किताब 1966 से 1973 तक CIA के डायरेक्टर रहे रिचर्ड हेल्म्स की बायोग्राफी है, जिसके मुताबिक इंदिरा गांधी के दौर में भारत सरकार के कुछ मंत्री अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट थे। यह इस किताब का दावा है। किताब में लिखा है कि अगस्त 1971 में राष्ट्रपति निक्सन को भेजी रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत सरकार की कैबिनेट में एक CIA एजेंट है। वो एजेंट भारत सरकार की कैबिनेट से जानकारी भेजता रहता था और इस बात से बेखबर कि उसकी पहचान खुल सकती है। दिसंबर 1971 में अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर इस एजेंट से बांग्लादेश को लेकर भारत की तैयारियों के बारे में जानकारी मांगी। इंदिरा गांधी कैबिनेट में CIA एजेंट ने अगले ही दिन जानकारी भेजी कि भारत पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करेगा। द मैन हु केप्ट द सीक्रेट्स, इस किताब में यह बातें लिखी गई हैं, जिसे बीजेपी आधार बनाकर आरोप लगा रही है। यह किताब उस समय भारत में उपलब्ध नहीं थी और इस किताब में बताए गए तथ्यों से उस समय भारत की राजनीति में तूफान आ गया था। हर तरफ इसी बात की चर्चा थी कि भारत सरकार का कौन सा मंत्री CIA का जासूस है, भाई अमेरिका का जासूस है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी फाइल भी खोल दी। नेहरू के दौर में भारत में कैसे विदेशी ताकतों का दखल होता था, इसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने इंटेलिजेंस लेखक पॉल M मैकगर की किताब स्पाइंग इन साउथ एशिया, ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया सीक्रेट कोल्ड वॉर का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू के दौर में CIA ने भारत सरकार के अंदर अपना एसेट यानी जासूस तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। 1940 से 1950 के बीच नेहरू के स्पेशल असिस्टेंट रहे M.O. मथाई पर CIA के लिए काम करने का आरोप है। नेहरू के बायोग्राफर के मुताबिक 1946 से 1959 तक नेहरू सेक्रेटेरिएट से पास हर पेपर CIA के पास पहुंचता था। 1960 में भारत में अमेरिका के एक डिप्लोमेट ने कहा था कि नई दिल्ली में CIA स्टेशन भारत सरकार का हर डॉक्यूमेंट हासिल कर सकता है। यानी नेहरू के दौर में CIA खुला दावा करता था कि वो भारत सरकार का हर डॉक्यूमेंट जो चाहता है वो ले लेता है। और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि नेहरू कॉम्प्रोमाइज्ड थे। इसी को आधार बना के आरोप लगा रही है। कांग्रेस और पूरी गांधी नेहरू फैमिली को कॉम्प्रोमाइज्ड बता रही है बीजेपी। कांग्रेस के दौर में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस की सीक्रेट एजेंसी, उसका भी भारत में भयंकर दखल रहा, यह भी आरोप लग रहा है। नेहरू के दौर में यह आरोप भी लगे कि रूसी एजेंसी KGB जैसे चाहती थी वैसे सरकार चलती थी। क्रिस्टोफर एंड्रयू और विसिली मित्रोखिन की किताब द वर्ल्ड वॉज गोइंग आवर वे, द KGB एंड द बैटल फॉर द थर्ड वर्ल्ड के मुताबिक नेहरू और IB को पता ही नहीं था कि मॉस्को में भारत के दूतावास में KGB ने कितनी घुसपैठ कर ली थी। KGB ने भारतीय अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसा लिया था। KGB भारत के अधिकारियों को महीने का भत्ता तक देती थी। अच्छा काम करने पर अधिकारियों की सैलरी बढ़ा देती थी। 1954 में KGB अधिकारियों को 4,000 रुपए महीने सैलरी देती थी। नेहरू के सलाहकार और 1957 में रक्षा मंत्री रहे कृष्णा मेनन KGB के बहुत करीबी हो गए थे। कृष्णा मेनन पर KGB का बहुत ज्यादा प्रभाव था। भारत की पॉलिटिक्स में KGB का इतना दखल और प्रभाव होने का आरोप लग रहा था और वो अपने मन मुताबिक फैसले करवा लेती थी, ये तक किताब में आरोप है। द वर्ल्ड वॉज गोइंग आवर वे किताब के मुताबिक नेहरू के सलाहकार और रक्षा मंत्री रहे कृष्णा मेनन KGB के इन्फ्लुएंस में थे। कृष्णा मेनन ने ही ब्रिटेन के लाइटनिंग जेट की बजाय रूस के MiG-21 जेट खरीदने की डील करवाई थी। KGB ने कांग्रेस के कई नेताओं के कैंपेन को भी फंड किया था, यह भी किताब में आरोप है। KGB के मुताबिक सरकार के एक प्रभावशाली वरिष्ठ मंत्री जिनका कोड नेम ABAD था, वो भी KGB के प्रभाव में थे। 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद KGB ने दावा किया कि नई चुनी गई संसद में 30 से 40% सदस्य उनके प्रभाव में थे। उस समय कांग्रेस के कामराज गुट का प्रभाव था, जिसे सिंडिकेट कहते थे। सिंडिकेट ने इशारों में आरोप लगाए थे कि इंदिरा गांधी भारत को सोवियत यूनियन के हाथों बेचना चाहती हैं।
और इसके लिए अपने प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी पीएन हक्सर को मॉस्को और सोवियत एम्बेसी के बीच लिंक के तौर पर यूज कर रही थी। यह तब आरोप लगा था। किताब के हवाले से यह आरोप लगाया जाता है कि उस समय सूटकेस भर भर के प्रधानमंत्री आवास में पैसे भेजे जाते थे। सिंडिकेट के सदस्य एसके पाटिल के मुताबिक इंदिरा गांधी उन सूटकेसों को वापस तक नहीं करती थी। उस समय इंदिरा गांधी का समर्थन करने के लिए एक अखबार को 10 लाख रुपए देने का भी आरोप किताब में है। 1970 के शुरुआत में भारत में केजीबी का प्रभाव दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा हो गया था। केजीबी का दावा है कि उसने 1972 में भारत के अखबारों में 3789 आर्टिकल प्लांट करवाए थे। आप सोचिए कैसे कैसे आरोप किताब में लिखे हुए हैं, और उन्हीं को आज बीजेपी उठा के ले आई, बोली कि पूरा गांधी नेहरू परिवार ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये क्या दूसरे को कॉम्प्रोमाइज बोलेंगे? आप सोचिए कि केजीबी का, जो रूस की खुफिया एजेंसी है, उसका कितना प्रभाव रहा होगा संसद से लेकर सरकार तक, अगर यह आरोप जो किताब में है उनको सही माना जाए। बीजेपी ने आज यही आरोप फिर से दोहराए कि कैसे सीआईए से लेकर केजीबी के आगे गांधी परिवार कॉम्प्रोमाइज्ड था। सुनिए बीजेपी के आरोपों। सीआईए कांग्रेस को बार बार इलेक्शन के लिए फंड्स प्रोवाइड करती थी, पैसे दिया करती थी। सूटकेस भर भर के केजीबी पैसा दिया करती थी कॉम्प्रोमाइज्ड इंदिरा गांधी जी को, और ये पैसा सीधा केजीबी का उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के घर तक जाता था। जवाहरलाल नेहरू जी ने किस प्रकार से बार बार देश के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। उनका सेक्रेटेरिएट तो कहा जाता है एक ओपन बुक था सीआईए और केजीबी के लिए। कांग्रेस का यही वो कॉम्प्रोमाइज इतिहास या आरोप है जो बीजेपी खोल रही है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी अमेरिका के दबाव में आ गए। एक तरह से कह रहे हैं कि भारत की पॉलिसी मेकिंग में अमेरिका का दखल है। जब कांग्रेस का जमाना था तब भारत में अमेरिका किस तरह से दखल देता था, उसके जो आरोप है उसके बारे में और सुनिए। इंटेलिजेंस लेखक पॉल एम मैगर ने अपनी किताब स्पाइंग इन साउथ एशिया, ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया सीक्रेट कोल्ड वॉर में इसके बारे में डिटेल में लिखा है और आरोप लगाए। पॉल एम मैगर ने भारत में अमेरिकी राजदूत डैनियल पैट्रिक मोनिहान की किताब का जिक्र किया और कहा कि डैनियल पैट्रिक मोनिहान ने 1978 में अपने मेमोयर अ डेंजरस प्लेस में कंफर्म किया है कि सीआईए ने 2 बार भारत की राजनीति में दखल दिया। इस किताब में दावा है कि और आरोप लगाए गए हैं कि दोनों ही बार सीआईए ने सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को पैसे दिए जिससे वो केरल और पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकारों को हरा सके। राजदूत डैनियल पैट्रिक एक घटना का जिक्र करते हुए गंभीर आरोप लगाते थे कि एक बार तो सीआईए ने कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते सीधे इंदिरा गांधी को पैसे दे दिए थे। यह तक आरोप है किताब में। बीजेपी तो यह भी आरोप लगा रही है कि नेहरू और इंदिरा के दौर में भी कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज थी और आज राहुल गांधी के दौर में भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। दिल्ली में हुए एआई समिट में जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने कपड़े उतार के प्रोटेस्ट किए, उस पर बीजेपी हमलावर है। अब तो यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट के पीछे कांग्रेस की साजिश के आरोप भी लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स इसको लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की पीआर टीम ने उनसे संपर्क किया और एआई समिट की बुराई करते हुए वीडियो बनाने के लिए कहा। इन्फ्लुएंसर्स का दावा है कि कांग्रेस पीआर टीम की तरफ से 25,000 रुपए वीडियो बनाने पर देने की पेशकश की गई। इन इन्फ्लुएंसर्स का दावा है कि कांग्रेस पैसे देकर एआई समिट की बुराई करवाना चाहती थी। यानी ये इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बनाकर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें एआई समिट जो हो रहा था उसको बदनाम करने के लिए पैसे ऑफर किए गए वीडियो बनाने के लिए, और वो आरोप लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस की जो पीआर एजेंसी होगी उसने किया है। ये उनका आरोप है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के दावों की भयंकर चर्चा हो रही है। हम दावों की पुष्टि नहीं कर सकते, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस इस पर कुछ बोली नहीं, लेकिन बीजेपी ने फिर से कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी ने कहा कि इससे साबित होता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल विदेशी एजेंट्स और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के पास है, तभी उनको भारत की तरक्की और तारीफ पसंद नहीं आती। पे जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे साबित हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए और जानबूझकर सुनियोजित तरीके से एआई समिट के खिलाफ पेड गलत ट्वीट्स किए, और साथ में कांग्रेस पार्टी अगर एआई समिट के खिलाफ पेड ट्वीट्स करवा रही थी तो इससे साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी का रिमोट कंट्रोल ऐसी ताकतों के हाथ में है जो देश से नफरत करते हैं। वापस से साबित हो चुका है कि राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल जॉर्ज सोरोस और फॉरेन एजेंटों के अंदर है। यानी बीते कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी आरोप पे आरोप लगाई जा रही थी। अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोपों का पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया है। लेकिन एक सवाल है,
कि अगर राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, गांधी परिवार कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उन पर कानूनी एक्शन कब होगा? वो बीजेपी सरकार क्यों नहीं करती? खैर, देखिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल पाठशाला में हम आगे बढ़ रहे हैं अगले चैप्टर की तरफ। नोटों का पहाड़, सोने के गहने और करोड़ों की जमीन, किसके घर से मिला सामान देखकर दिमाग चकरा गया सबका। साबुन, तेल, कंघा और अंडरगारमेंट के लिए 50 अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी। सरकारी राजा बाबू के शॉकिंग जलवे सुनिएगा तो हिल जाइएगा। कई बार लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि प्यार और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ बाबू बदल जाते हैं। लेकिन यह मजाक की बात नहीं, रियलिटी यही है। आम आदमी के घर में 10,000 का कैश मिल जाए तो बड़ी बात होगी। यहां बाबुओं के घर से इतना कैश निकल जाता है कि गिनते गिनते लोग थक जाते हैं। देख रहे हैं, नोटों के बंडल पे बंडल है भाई, लोग मशीन लगा के गिन रहे हैं। एक से एक भर के लोग जो है वो पैसा भर भर के घर में दबाए बैठे, कहने के लिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इतना पैसा भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर में नहीं होगा जितना पैसा इन सरकारी मुलाजिमों के घर से निकल जाता है। 4 करोड़ रुपए कैश मिला है उड़ीसा में एक अफसर के फ्लैट से। यह वहां का रिकॉर्ड है कि इतना पैसा किसी अफसर के घर पे नहीं मिला बॉस। ओडिशा में जब विजिलेंस विभाग ने माइनिंग विभाग के अधिकारी के घर पे छापा मारा तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। नोटों का पहाड़ देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। अलमारियों में नोटों को भर भर के रखा गया था। अब देख रहे हैं, सूटकेस पे सूटकेस नोटों के बंडल, ट्रॉली बैगों में इतना कैश भरा था कि नोट गिनने वाली मशीनें कम पड़ गई भाई। आप जो ट्रॉली बैग लेके निकलते हैं कि जरा सामान भर के निकले घूमने, उस ट्रॉली बैग में वहां पर जब जांच हुई तो मिला नोटों का बंडल भरा हुआ। जनता की सेवा के नाम पर सरकारी अधिकारी कैसे अपनी जेब भरने में लगे हैं, उसकी चौंका देने वाली तस्वीर ओडिशा से सामने आई है। देख रहे हैं, बाप रे बाप। विजिलेंस विभाग ने माइनिंग विभाग के अधिकारी देवव्रत मोहंती के घर पे छापा मारा। घर में इतना कैश मिला जैसे कोई बैंक खोल रखा। घर से 500-500 रुपए की इतनी गड्डियां निकली जितना कैश विजिलेंस विभाग के अधिकारियों ने शायद ही देखा हो एक बार में। नोटों की गड्डियों से पूरा कमरा भर गया। देवव्रत मोहंती ने 4 करोड़ से ज्यादा कैश अलमारियों और ट्रॉली बैग में भर के रखा था। विजिलेंस अधिकारियों ने जब देवव्रत मोहंती के घर की अलमारियां और ट्रॉली बैग खोले तो कपड़ों की जगह नोटों के बंडल ठूसे हुए। कैश के साथ साथ गोल्ड अलग मिला है। सोने के जितने गहने मिले उतने गहने तो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं बनवाते होंगे। एक तरफ नोटों का निकलना जारी था, दूसरी तरफ कैश की काउंटिंग शुरू की गई कि भाई गिनो, इसको तो गिनने में टाइम मिलेगा, लगे। देखिए कितना सोना निकला है। जब कैश करोड़ों में पहुंच गया तो विजिलेंस की टीम को नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। विजिलेंस विभाग की छापेमारी अभी भी थमी नहीं है। अभी तक की गिनती में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश निकल चुका है। 130 ग्राम सोने के गहने मिले हैं जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। देवव्रत मोहंती के ऑफिस से भी 1.25 लाख कैश में बरामद हुआ है। भुवनेश्वर में 2400 स्क्वायर फीट की एक आलीशान 2 मंजिला बिल्डिंग है। देवव्रत मोहंती के गांव में भी एक और शानदार बिल्डिंग मिली। एक तरफ आप देखिए, मशीन भाई घबरा जा रही है, कह रही कि कब तक गिनोगे, मैं थक गई हूं। तो एक तरफ भ्रष्ट अधिकारी काली कमाई का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो कुछ अधिकारी अपनी नवाबी के लिए जनता के पैसे उड़ा रहे हैं, यह आरोप लग रहा है। इन दिनों वीआईपी कल्चर को लेकर बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंजल सुर्खियों में। उनका शाही प्रोटोकॉल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवेक बंजल 25 और 26 फरवरी को 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज जाने वाले थे। उनकी आगवानी के लिए बाकायदा 4 पन्नों का ऑर्डर जारी हुआ और ऑर्डर जारी करके डायरेक्टर साहब और उनके परिवार की सेवा करने के लिए बीएसएनएल के 50 अफसरों की ड्यूटी लगाई गई। विवेक बंजल अपने परिवार के साथ संगम स्नान के लिए जाने वाले थे। ऐसे में हर किसी की जिम्मेदारी तय की गई कि किसे करना क्या है। सब कुछ बाकायदा ऑर्डर में लिखा गया। विवाद हुआ तो दौरा रद्द कर दिया गया और उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए बॉस, 50-50 लोग लग रहे हैं, एक अधिकारी संगम स्नान करने जाएगा तो कहा गया कि ए सुनो, ए तुम साबुन लाना, तुम्हारी ड्यूटी होगी शैम्पू लाने की। फलाना सुनो, ए तुम्हारी ड्यूटी होगी चप्पल लाने की। ये तमाशा चल रहा है। लेकिन अब हो गया कांड भाई साहब के साथ। और आज का सवाल यह कि वो कौन सा जानवर है जो पानी में घंटों सांस रोककर भी जिंदा रह सकता है। दरअसल कई ऐसे जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं लेकिन जमीन पर भी रह सकते हैं। इनके पास पानी में सांस लेने के लिए मछलियों की तरह गिल्स या गलफड़ा नहीं होता, फिर भी वो कई घंटों तक पानी में रह लेते हैं। जैसे कि ताजे पानी का मगरमच्छ जो पानी के अंदर 6 घंटे से भी ज्यादा समय तक सांस रोककर रह सकता है। मगरमच्छ पानी के अंदर सांस नहीं लेता है, वो पानी से बाहर आकर ही सांस लेता है और फिर पानी में चला जाता है। तो लोग सोचते हैं अरे पानी में भी सांस ले रहा होगा,
नहीं बॉस, वो 6 घंटे पानी में सांस रोक के रह सकता है। कुछ रेयर प्रजाति के मगरमच्छ इतनी ऑक्सीजन स्टोर कर लेते हैं कि 6 घंटे बिना सांस लिए पानी में रहते हैं, फिर बाहर आते हैं, सांस लेते हैं, फिर अंदर चल जाते हैं। इसी तरह से ग्रीन सी कछुआ, वो पानी में 5 घंटे बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है। एलिफेंट सील पानी के अंदर 2 घंटे तक बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है। ये सारे जीव पानी के अंदर इतने समय तक बिना सांस लिए इसलिए रह पाते हैं क्योंकि इसके लिए वो स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये जीव एक्सट्रीम एनर्जी कंजर्वेशन, यानी वो इतना स्थिर रहते हैं कि कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल, अपने हार्ट रेट को एकदम धीमा कर लेते हैं, आंख, नाक, कान, मुंह को एयर टाइट कर लेते हैं ताकि कहीं से भी पानी शरीर में आ ही ना पाए। ये जीव समय के साथ अपने शरीर को इस तरह से ढाल चुके हैं कि घंटों बिना सांस लिए पानी के अंदर जिंदा रह सकते हैं। और लोग सोचते हैं कि अरे ये अंदर भी रह रहे हैं, मतलब सांस तो ले ही रहे होंगे। नहीं बॉस, यही तो इनका कमाल है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।